हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक का, जो कि है हमारा फिल्ट्रेशन। बट फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों फिल्ट्रेशन क्या होता है हमारा? टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी पास द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रैनुलर मटेरियल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। दोस्तों क्या कर रखा है फिल्ट्रेशन की? अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या है हमारा? हम अपने सस्पेंडेड पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए अपने वाटर को किससे पास करते हैं? ग्रैनुलर मटेरियल से करते हैं। और दोस्तों इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इसी प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब आइए दोस्तों इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या है दोस्तों कि क्या होगा, हमारे पास कुछ बेड्स होंगे, जिसमें पहला बेड होने वाला है हमारे दोस्तों किसका? सैंड का। दोस्तों ये क्या है? ये होने वाली है हमारी सैंड। और ये क्या होने वाला है दोस्तों? ये होने वाले हमारे ग्रेवल्स। दोस्तों क्या होता है, हम दो बेड तैयार करते हैं, जिसमें पहला हमारा सैंड का बेड होता है, दूसरा किसका बेड होता है दोस्तों? ये होता है हमारा ग्रेवल्स का। और दोस्तों क्या करते हैं, हम अपने पानी को इस एरिया में भर देते हैं किसी टैंक में। और दोस्तों क्या होता है, हमारा पानी इन सैंड और ग्रेवल के बेड से तो बाहर निकल आता है, बट जो हमारी इंप्योरिटीज होती हैं वो यहां अटक जाती हैं, कहीं ऊपरी बेड में अटक जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक, अब दोस्तों फिल्ट्रेशन भी हमारे दो तरह के होने वाले हैं। दोस्तों फिल्टर्स भी हमारे दो तरह के होने वाले हैं, जिसमें पहला होने वाला है हमारा क्या? ग्रेविटी फिल्टर्स। ये हम कह सकते हैं ग्रेविटी फिल्ट्रेशन या ग्रेविटी फिल्टर्स। और दूसरे होने वाले दोस्तों प्रेशर फिल्टर्स। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ग्रेविटी फिल्टर्स हमारे वो फिल्टर्स होंगे जो वर्क करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और दोस्तों प्रेशर फिल्टर्स हमारे वो फिल्टर्स होंगे जिनमें हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक, अब दोस्तों ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं ना, ये भी हमारे कितने दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर्स और दूसरा होता है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स। ठीक दोस्तों, तो हमें टोटल ग्रेविटी फिल्टर्स, प्रेशर फिल्टर और ग्रेविटी फिल्टर में स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो होगा टाइप्स ऑफ फिल्टर। दोस्तों इन्हें हम अभी नहीं पढ़ने वाले, इसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं क्या? मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन जो हमारी इतनी बड़ी प्रोसेस है, ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है और इस प्रोसेस में हमारा क्या क्या करना होता है हमें, आइए अब ये देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो फिल्ट्रेशन दोस्तों ये प्रोसेस हमारे चार पार्ट में कंप्लीट होता है। हम कह सकते हैं चार सब प्रोसेस में कंप्लीट होता है, जिसमें हमारी पहली प्रोसेस होने वाली है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, दूसरी होने वाली है फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, तीसरी होने वाली है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और चौथी होने वाली है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, और इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब दोस्तों हम इन चार प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग से। तो दोस्तों मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या है हमारी? जैसा कि हमने भी पढ़ा कि हमें क्या रखा होगा, ये हमें एक फिल्ट्रेशन टैंक दे रखा होगा, जिसमें क्या होगा दोस्तों? ये हमारी होंगी सैंड। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे सैंड के पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो उसमें बड़ा बता देता हूँ सैंड के पार्टिकल्स को। ये क्या है दोस्तों? मान लीजिए अगर ये हमारे क्या है? सैंड के पार्टिकल्स हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे सैंड के पार्टिकल्स नीचे तक होंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हमारी लेयर स्टार्ट हो जाएगी किसी ग्रेवल्स की लेयर। दोस्तों ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एक सैंड बेड। और ये दोस्तों ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है ये होने वाला है हमारा ग्रेवल बेड। और दोस्तों इन दोनों को साथ मिला दें तो यही हो जाते हैं, यही हो जाते हैं हमारे फिल्टर बेड। अब दोस्तों क्या होगा कि जो सैंड है, सैंड के अंदर क्या होगा दोस्तों? वॉइड्स होंगे। मान लीजिए मैं ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूँ वॉइड्स को। तो मान लीजिए ये क्या है दोस्तों? ये ब्लैक से जो मैं बना रहा हूँ ये वॉइड्स हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे वॉइड्स होने वाले हैं। किसके बीच में? सैंड के पार्टिकल्स के बीच में ये हमारे क्या होने वाले हैं? हमारे वॉइड्स होने वाले हैं।
अब दोस्तों क्या होगा, हमने ऊपर से पानी डाला, ये क्या है, ये हमारा पानी डाला हमने। अब दोस्तों क्या होगा कि इस पानी में हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, या हम कह सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे जो दोस्तों हमारे कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन से इनसे नहीं रिमूव हो पाए होंगे, वो इस पानी में होंगे। अब दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए ये है वो, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ये सस्पेंडेड सॉलिड नीचे आएंगे, तो अगर इन सस्पेंडेड सॉलिड्स का साइज इन वॉइड से छोटा होगा तो क्या होगा, जो हमारी सस्पेंडेड सॉलिड्स का साइज इन वॉइड से बड़ा होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये सस्पेंडेड सॉलिड्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, सारे हमारे ऊपर ही इकट्ठे हो जाएंगे सारे। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे वॉइड का साइज छोटा है तो हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने क्या देखा कि पानी हमारा नीचे आ रहा था तो उसमें इम्प्योरिटीज भी आ रही थी, तो इम्प्योरिटीज तो ऊपर रुक जाएंगी, और जो पानी होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो इस तरीके से इनमें से पास होता हुआ हमारा ड्रेन में, ड्रेन से हम किसी टैंक में ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा पानी तो प्योरीफाई हो जाएगा, हम कह सकते हैं फिल्टर हो जाएगा, बट ये इम्प्योरिटीज जो हैं ये क्या होंगी दोस्तों, ये हमारी ऊपर रुक जाएंगी। दोस्तों इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसे, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स या रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ वॉइड्स, स्मॉल साइज ऑफ वॉइड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पार्टिकल निकाल दिए इसमें से, अब पानी हमारा नीचे आ गया, हम क्या कर सकते हैं, अब इस लेयर को हम हटा सकते हैं और नया पानी डाल के फिर ये प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अब आती है हमारी अगली प्रोसेस जो कि थी सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन। दोस्तों सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन में क्या होने वाला है हमारा, कि फिर से भाई ये क्या है हमारा, ये एक हमारा सैंड बेड है, और दोस्तों इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे हमारा एक ग्रेवल बेड होगा, और दोनों साथ मिलकर क्या बना लेंगे, एक फिल्टर बेड बना लेंगे। अब दोस्तों क्या होगा, फिर से वही हमने यहाँ क्या किया, पानी डाला। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं अगर ये हमारी इम्प्योरिटीज हैं, ये हमारी अगर इम्प्योरिटीज हैं, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने सेडिमेंटेशन को क्या बताया था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरह यहाँ भी हमारे पार्टिकल क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, और जो पार्टिकल है हमारे वो क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, सेम उसी की तरह मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की तरह यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल कुछ रुक जाएंगे और कुछ पार्टिकल हमारे अंदर चले जाएंगे। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के अंदर पार्टिकल अंदर नहीं जा रहे थे, यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए अगर पार्टिकल अंदर चले गए, ये क्या है, ये दोस्तों हमारे सैंड पार्टिकल हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, हमारे पार्टिकल यहाँ चले गए, और हमारे पार्टिकल्स मान लीजिए क्या पहुंच गई, हमारे पार्टिकल्स आ गई, इम्प्योरिटीज यहाँ पहुंच गई। अब क्या होगा दोस्तों, जैसा हमने फ्लोकुलेशन में पढ़ा था कि जो हमारे मटेरियल थे वो क्या हो जाते थे, फ्लॉक बन जाते थे। तो दोस्तों उसी तरह क्या होगा कि जो हमारे ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये सैंड के जो दोस्तों ब्लू ब्लू वाले हैं, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं। तो ये सैंड के पार्टिकल क्या करेंगे दोस्तों, कोगुलेंट की तरह काम करने लग जाते हैं, और दोस्तों क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। और दोस्तों क्या हुआ, जैसे हमने कोगुलेशन में पढ़ा था कि इम्प्योरिटीज बड़ी होती चली जाएगी, पार्टिकल बड़ा होता चला जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी पार्टिकल पहले इतना था, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, और क्या करेगा, अपने साथ और पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करेगा, तो और बड़ा होता जाएगा, और ये पार्टिकल हमारा ऊपर ही रुक जाएगा। जैसा कि हमने फ्लोकुलेशन में पढ़ा था, पार्टिकल क्या हो जाते हैं दोस्तों, बड़े हो जाने लग जाते हैं, डेंस होने लग जाते हैं। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ क्या होगा, हमारे पार्टिकल का एक फ्लो का रेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स हमारे बड़े होने लगेंगे और पार्टिकल्स हमारे यहीं रुक जाएंगे। ठीक, तो ये था मैकेनिज्म और फिल्ट्रेशन में हमारा क्या, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे हमने क्या बताया आपको, और सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन हमने पढ़ रखा है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं लिखा रहे हैं आपको। अगली प्रोसेस आती है हमारी, हम कह सकते हैं सब प्रोसेस आती है, जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब दोस्तों जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज क्या हो सकता है, आप इस प्रोसेस को बीच में भूल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी फिर से वही सैंड पार्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होने वाले दोस्तों, हमारे सैंड पार्टिकल्स होने वाले हैं। अब क्या होगा दोस्तों, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, ये हमें पता है हमारे पानी में क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। हमें पता है हमारे पानी में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। अब दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पानी में हम क्या डालते हैं,
पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। हम अपने पानी में क्या डालने वाले हैं? पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हम अपने पानी में डालने वाले हैं। और दोस्तों हम इसे क्या कह सकते हैं? ये जो होता है ना मैटर, ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसके लिए? एल्गी के लिए। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। किसके लिए? एल्गी के लिए। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, किसके लिए? एल्गी के लिए। और हम बात करें न्यूट्रिएंट्स में, हम क्या क्या डालते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। ये हम 4 चीज अपने इस पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में डालते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एल्गी होती है वो किसका फूड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों क्या होगा कि जो एल्गी है हमारी, वो क्या करेगी दोस्तों? वो इस पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगी? और डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगी, यानी और खाने स्टार्ट करेगी, इसका कंजप्शन करने लगेगी। और दोस्तों ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये क्या करेंगे? ये एल्गी का कंजप्शन स्टार्ट करेंगे, यानी एल्गी को खाना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि कुछ देर बाद ये पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा, ये क्या बन जाएगा? ये हमारा चेंज हो है किसमें? फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में। दोस्तों कुछ देर पहले पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर था, अभी किसमें चेंज हो जाएगा? ये हमारा चेंज हो जाएगा फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो जो दोस्तों एल्गी की ग्रोथ होगी ना, वो रुक जाएगी। एल्गी तो उतनी बनी रहेगी, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अब भी एल्गी को खा रहे होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब भी एल्गी को खा रहे होंगे, तो कुछ टाइम बाद ऐसा समय आ जाएगा कि जो एल्गी भी है ना दोस्तों, ये भी हमारे वाटर से फिनिश हो जाएगी। ठीक, अब क्या रहेगा? अब रहेगा सिर्फ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं मिलेगा खाने, तो ये क्या करेंगे? खुद को खाने लगेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे दोस्तों? खुद को खाने लगेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं मिल रहा खाने, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? खुद को खाने लगेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं हम एंडोजीनस रेस्पिरेशन। एंडोजीनस रेस्पिरेशन। दोस्तों एंडोजीनस रेस्पिरेशन क्या है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं खाने मिलता, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने नेबरहुड वाले को, अपने नेबरहुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने स्टार्ट कर देते हैं और उसे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कुछ देर बाद क्या होगा? एंडोजीनस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक, ये थी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसेस। अब दोस्तों इस प्रोसेस में एक चीज और बन जाती है हमारी, वो क्या है कि दोस्तों ये एल्गी जो है, अब ये एल्गी हमारे पानी में खत्म होती चलेगी, डिकम्पोज होती चलेगी। और दोस्तों ये पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो गया? फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में। अब दोस्तों क्या होगा? ये दोनों ही मिलके यहां पर हमारे पानी के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। हमारे पानी हम कह सकते हैं कि सैंड फिल्टर के ऊपर, सैंड बेड के ऊपर क्या करेंगे? एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। उस लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? उस लेयर को कहते हैं हम स्मूथ डेक। SCHMUTZDECK। और दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? और इसे हम कहते हैं डर्टी स्किन, और हम इसे कहते हैं डर्टी स्किन। तो दोस्तों क्या होगा कि ये एल्गी और जो फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, उसे कहते हैं स्मूथ डेक और डर्टी स्किन। अब दोस्तों क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज हमारी ऊपर से आएंगी, जो इम्प्योरिटीज हमारी ऊपर से आने वाली है दोस्तों, क्या होंगी? ऊपर ही रुक जाएंगी। यहीं जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो क्या होंगे दोस्तों? वो हमारे ऊपर ही रुक जाएंगे। क्या? स्मूथ डेक और डर्टी स्किन के ऊपर। तो इससे क्या होता है? स्किन से एक तो हमारी एल्गी खत्म हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, और जो है पार्शियल जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो भी ऊपर रुक जाते हैं। किसमें? हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। अब दोस्तों हमने आपको बताया था, हम यहाँ एक रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ने वाले हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर पढ़ने वाले हैं, एक प्रेशर फिल्टर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ये डोमिनेंट किस में होती हैं? ये हमारी डोमिनेंट होती है स्लो सैंड फिल्टर में। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये स्मूथ डेक और डर्टी स्किन लेयर है दोस्तों, ये सिर्फ किस में बनती है? ये सिर्फ हमारी स्लो सैंड फिल्टर में बनती है। अभी हमने स्लो सैंड फिल्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लो सैंड फिल्टर, और हम हाँ ये भी जानेंगे कि स्लो सैंड फिल्टर में ही क्यों ये बनती है स्मूथ डेक, और हमारी रैपिड सैंड फिल्टर में क्यों नहीं बनती, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि ये सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर में बनने वाली है डर्टी स्किन। ठीक, तो दोस्तों ये प्रोसेस थी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब एक बार इस प्रोसेस को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है हमारे पानी में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी भी होगी, बैक्टीरिया भी होगा, प्लैंकटन भी होगा, दोस्तों बहुत सारी चीजें होंगी। अब क्या करेंगे, हम अपने पानी में पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे जो कि न्यूट्रिएंट्स होता है एल्गी के लिए। और दोस्तों इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। ठीक। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको स्टार्ट खाना करेंगे, डिकम्पोज स्टार्ट करेंगे, एल्गी को डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जो एल्गी जो है हमारी वो किसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगी, इस ऑर्गेनिक मैटर को। दोस्तों क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी को खा रहे हैं और एल्गी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खा रही है। दूसरी लैंग्वेज में बात करें, इजी लैंग्वेज में, तो थोड़ी देर बाद ये पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाएगा, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो उससे क्या होगा कि एल्गी की ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अब भी कंजप्शन कर रहे होंगे एल्गी का। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी को इतना खा लेंगे कि एल्गी भी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो बचेंगे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों एल्गी खत्म हो गई, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, बच गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ भी डिकम्पोज करने नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, ये एंडोजीनस रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, अपने आप को खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। तो इससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे। ठीक। ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब आती है कि स्किन बन जाती है इसकी वजह से। जो हमारे फ्लूइड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और जो एल्गी होती है, ये दोनों ही डिकम्पोज होने के बाद एक डर्टी स्किन बना लेते हैं, या हम कह सकते हैं एक लेयर बना लेते हैं हमारे सैंड फिल्टर पर, उसे हम कहते हैं स्मूथ डेक और डर्टी स्किन। ठीक दोस्तों, ये क्या काम करती है, जो ऊपर से पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये उन्हें ऊपर ही रोक देती है। ठीक। और दोस्तों ये स्मूथ डेक और डर्टी स्किन जो होती है हमारी, ये किसमें बनती है, सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर में बनती है। इसलिए हम कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये प्रोसेस जो है हमारी स्लो सैंड फिल्टर में ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक। तो ये थी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब देखते हैं अपनी अगली प्रोसेस जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये क्या प्रोसेस है हमारी। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो हम मानते हैं क्या है, वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सैंड के पार्टिकल्स हम ये मानते हैं क्या है, ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि ये आयन होते हैं दोनों ही। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये इम्प्योरिटी जब हमारे इस लेयर पर टकराती है तो दोस्तों क्या होता है कि ये इन सैंड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आकर हमारे ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये हमारी जो पार्टिकल है ये ऊपर ही रह जाते हैं अट्रैक्ट होकर। तो यही प्रोसेस क्या है दोस्तों, यही प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल चेंजेस, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक दोस्तों, जैसे कि अब हमारी चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने टाइप्स ऑफ फिल्टर में पहले क्या पढ़ा था, ग्रेविटी फिल्टर्स। और दोस्तों ग्रेविटी फिल्टर्स में भी हमने दो फिल्टर्स पढ़े थे, स्लो सैंड फिल्टर्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स। अब आइए देखते हैं कि हमारा स्लो सैंड फिल्टर क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा स्लो सैंड फिल्टर्स। ठीक, ये दोस्तों उसका डायग्राम है। अब दोस्तों सबसे पहले डायग्राम को जान लेते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर्स में हमारा क्या क्या होता है और हम इसमें किस यूनिट को किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा वाटर इनलेट। दोस्तों वाटर इनलेट जैसे नाम से पता चल रहा है क्या हुआ, ये हमारा इनलेट वाल्व है। जब इस वाल्व को खोलेंगे तो पानी हमारा अंदर जाएगा, किस में जाएगा, इनलेट चैम्बर में। दोस्तों इनलेट चैम्बर से पानी किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। दोस्तों जब भी पानी हमारा फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, जैसे हम जानते हैं फिल्ट्रेशन में दो बेड से पास होता है, हम कह सकते हैं हमारे फिल्टर बेड से पास होता है, जो होता है हमारा सैंड का और ग्रेवल का। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, ये सारे हमारे यहाँ क्या है, ये सैंड पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से दोस्तों ये क्या होने वाले हैं, ये हमारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं। और दोस्तों ये सैंड बेड की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है हमारी 90 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस सैंड बेड की एक खासियत और है कि ये है कि जो ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे हमारे वो कैसे होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, फाइन सैंड पार्टिकल्स होंगे। और नीचे यहाँ जो पार्टिकल होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, हमारे कोर्स सैंड पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अब जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो कितने तक होते हैं, अप्रोक्सीमेट 15 से 30 सेंटीमीटर तक। अब 30 सेंटीमीटर ही मान लीजिए, 30 सेंटीमीटर तक कैसे होंगे, हमारे फाइन सैंड पार्टिकल होंगे। उसके बाद हमारे कौन से होंगे दोस्तों, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक, कोर्स सैंड होगी हमारी। फिर दोस्तों अगला बेड आता है हमारा कौन सा,
ग्रेवल बेड। तो दोस्तों ये किसकी थिकनेस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 60 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है हमारी। दोस्तों सेम सैंड की तरह इसमें क्या होते हैं, इसमें भी ग्रेवल्स होते हैं। अब दोस्तों ऊपर तो क्या हुआ, ऊपर हमारे फाइन ग्रेवल्स होते हैं और नीचे क्या हुआ दोस्तों, हमारे नीचे हमारे बड़े बड़े ग्रेवल्स होंगे, हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेवल्स होने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया सैंड, ये क्या यूज होती है, ये हमारे पार्टिकल्स को ऊपर ही रोक लेती है। और दोस्तों हम ग्रेवल की, ये हमारी जो ग्रेवल्स है ये क्यों यूज करते हैं, मैं बता दूं आपको, ग्रेवल इसलिए यूज करते हैं कि ये ग्रेवल्स जो है हमारी क्या करते हैं, हमारी सैंड की इस लेयर को, सैंड के इस बेड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रेवल्स हमारे। इसलिए हम सैंड बेड के नीचे क्या लगाते हैं, ग्रेवल बेड लगाते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है दोस्तों, इसकी थिकनेस होती है हमारी अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर, 60 to 80 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी थिकनेस होती है 90 से 110 सेंटीमीटर की थिकनेस। ठीक, अब दोस्तों पानी क्या होगा हमारा, इनके थ्रू होता हुआ सैंड बेड के थ्रू और ग्रेवल बेड के थ्रू क्या आएगा, इस ड्रेन में आएगा। दोस्तों ये कौन सी ड्रेन है, ये हमारी मेन ड्रेन। दोस्तों इस मेन ड्रेन में भी कुछ हमारी लेटरल ड्रेन्स होती हैं। लेटरल ड्रेन्स कैसे होती है मैं समझाऊंगा आपको, कि मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये नाली है हमारी, इसमें हमें पानी लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे टेढ़े करके यहां पर ग्रेवल्स बेड के नीचे इस तरीके से टेढ़े करके हम अपने नालियां बना देते हैं छोटी छोटी, कि इनमें पानी होता हुआ किसमें, इस मेन ड्रेन में आए। दोस्तों ये क्या है, ये है हमारी मेन ड्रेन, इस ड्रेन में पानी आता है दोस्तों। और ये ड्रेन जो है ये पानी हमारा कहां तक ले जाती है, आउटलेट चैम्बर तक ले जाती है। ठीक, और दोस्तों आउटलेट चैम्बर से हम पानी क्या कर लेते हैं, अपना वाटर बाहर निकाल लेते हैं इस वाल्व को खोलकर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग। अब दोस्तों यहाँ पे हेड लॉस और फिल्टर हेड का ये क्या है, ये दोस्तों ये क्या है, हमारा हेड लॉस चैम्बर, या हम कह सकते हैं इसे हेड लॉस और फिल्टर हेड। ठीक, अब दोस्तों इससे क्या काम है, जब हम अपने पानी को, यहाँ पर पानी आया, हमने पानी को यहाँ से प्योरीफाई किया और यहाँ से यहाँ तक हमने अपने वाटर को बाहर निकाल लिया, फिर दोस्तों यहाँ से फिर पानी आया, फिर बाहर निकाल लिया, फिर पानी, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। यहां से हमारा पानी आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पानी बाहर निकालते जा रहे हैं, पानी आ रहा है बाहर निकालते जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमें पता है कि चारों प्रोसेस होंगी हमारी, जो भी हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस सीखी थी, पहली थी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, दूसरी क्या थी सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन, तीसरी थी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और चौथी थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। तो ये चारों प्रोसेस यहाँ होती हुई चलेंगी साथ के साथ, और पानी हमें बाहर मिलता चलेगा। दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि लेयर, जो ऊपर की लेयर होगी ना सैंड की, ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी गंदी होने लग जाएगी। सैंड की लेयर हमारी क्या होगी दोस्तों, गंदी होने लग जाएगी, हमारा पानी हमें मिलेगा प्योरीफाई नहीं होगा, और हो सकता है कि वॉइड्स रुक जाए, तो पानी पहले यार जिस स्पीड से आ रहा था उस स्पीड से पानी ना आ रहा हो, जिस स्पीड से पानी यहाँ आ रहा था पहले, हो सकता है कि जो हमारी स्मूथ डेक बनी थी या इम्प्योरिटी उसके ऊपर आ गई, तो उनने और बड़ी लेयर फॉर्म कर ली होगी, जिससे पानी हमारा क्या होगा, धीरे धीरे आ रहा होगा। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, जब पानी धीरे धीरे आ रहा होगा तो यानी पानी ऊपर रुक रहा होगा, पानी यहाँ तो सेम स्पीड से आ रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, पानी हमारा ऊपर रुकने लगा होगा, और पानी क्या होगा, ये दोस्तों हमारा बढ़ता बढ़ता, ये पानी हमारा क्या होगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ यूज होता है हमारे किसका, हेड लॉस का, या हम कह सकते हैं फिल्टर हेड का। क्या कि जब हमारा HL, मान लीजिए ये पानी जो है हमारा कहां तक आ गया, ये पानी हमारा यहां तक आ गया है, अब यूज करते हैं दोस्तों हम यहाँ, ये होता है हमारा हेड लॉस। सो दोस्तों ये है हमारा हेड लॉस। और अब क्या होता है दोस्तों कि हमने देखा यार हमारा पानी तो रुकने लगा, अब जो हेड लॉस जो है हमारा, अब हमें क्या करना होता है, अब अगर हमें इतना पानी हमारा रुकने लगा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई अभी क्या करना है, क्या समय आ गया है, क्लीनिंग करने का समय आ गया है। यानी कि हम क्या करते हैं, ऊपर की लेयर को अपनी सैंड की 15 से 30 सेंटीमीटर, दोस्तों अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा जो बोल रहा हूं, पहले आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आसान हो समझने में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसकी 15 से 30 सेंटीमीटर की ऊपर की सैंड की लेयर हटा देते हैं, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। फिर नई सैंड भरेंगे, इसमें नई सैंड भरेंगे और फिर दोबारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस हेड लॉस और फिल्टर हेड क्या वर्क, ये दोस्तों ये बताता है हमें हेड लॉस के में अपने जो हमें फिल्टर है उसकी क्लीनिंग कम करनी है, इस टैंक की क्लीनिंग कब करनी है, ये हमें कब बताएगा, ये कौन बताएगा हमें, हेड लॉस या हमारा फिल्टर हेड। जब इस HL की वैल्यू, हेडलेस की वैल्यू कितनी हो जाए, 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्टर, क्या हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ सैंड बेड, थिकनेस ऑफ सैंड बेड।
तो दोस्तों जब हमारा हेड लॉस कितना हो जाएगा 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ सैंड बेड, तब हम समझ जाएंगे क्या हमें क्लीनिंग करनी है। हमें सैंड के ऊपर की लेयर 15 से 30 सेंटीमीटर की लेयर क्या करनी है, हमें रिमूव कर देनी है। ठीक, और दोस्तों ये हेड लॉस जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 0.7 से 1 मीटर तक। हेड लॉस कितना हो सकता है हमारा 0.7 से 1 मीटर तक। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे स्लो सैंड फिल्टर का क्या वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों इसमें थोड़ी छोटी चीजें और भी हैं जो हमारे जिनके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहली चीज है हमारी कि जो हमारे पार्टिकल का साइज होगा यहाँ पर इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, या हम कह सकते हैं D10। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, ये हम जियोटेक में पढ़ने वाले हैं, तो वहां जब हम समझेंगे D10 क्या होता है दोस्तों। तो जो इफेक्टिव साइज हम लिख सकते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल दोस्तों ये क्या होने वाला है, ये होने वाला होता है हमारा 0.2 mm से 0.4 mm। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होने वाला है हमारे सैंड बेड में, या हम कह सकते हैं सैंड फिल्टर बेड में, वो दोस्तों होने वाला है 0.2 mm से 0.4 mm। अब दोस्तों आता है हमारा यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसे हम किससे लिखते हैं CU से। दोस्तों अगर आपको D10 नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा दोस्तों। CU ये जो होता है हमारा ये इक्वल होता है D60/D10 के। दोस्तों ये भी हम किस में पढ़ने वाले हैं, ये भी हम अपनी जियोटेक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो CU किसके इक्वल होता है D60/D10। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके 1.8 से 2.5 के। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं क्लीनिंग की। हम कहते हैं हम क्लीनिंग करेंगे, ऊपर की लेयर हटाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है ये अप्रोक्सीमेट 1 से 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने बिना क्लीनिंग के काम करता है। यानी आप 3 महीने तक आपको इसे क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप काम कीजिए। और दोस्तों इसको जब 1 से 3 महीने हो जाए, आपको लगे यार हेड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो आपको जो क्लीनिंग करनी पड़ती है वो कितना करना पड़ती है 24 से 48 घंटे, यानी 24 से 48 घंटे लग जाएंगे आपको अपने फिल्टर को दोबारा सेट करने में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक, ये हो गया। और दोस्तों जो हमें पानी यूज करते हैं, हम इसे रिमूव करने के लिए करने वाले हैं पानी यूज करने वाले, तो कितना पानी यूज करते हैं 0.2 से 0.8% ऑफ वाटर जो हमारा फिल्टर हुआ है। मान लीजिए हमें 3 मिनट तक इससे क्या किया, अपना वाटर फिल्टर किया और हमें कुछ पानी मिल गया, तो उसका 0.2 से 0.8% हम पानी किस में यूज करेंगे, हम उतना पानी यूज करेंगे इसके क्लीनिंग के लिए। और क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर की लेयर है जो हम इसे हटा देते हैं। दोस्तों इसमें एक मेन चीज, जो सबसे मेन चीज होने वाली है स्लो सैंड फिल्टर की, जो कि हमने बताया था आपको कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसमें जो स्मूथ डेक बनती है वो हमारी यहाँ पर सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर में बनती है, रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं बनती। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो स्लो सैंड फिल्टर होते हैं इनमें क्या करते हैं हम, इनमें जो हम पानी लाते हैं वो सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से लाते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें हमारा पानी आएगा वो किससे आएगा, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से। मीन कि जो हमारा पानी है वो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होके नहीं आएगा, बिना कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के पानी हमारे इस टैंक में आता है। क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होके आ रहा होगा तो उसमें क्या होंगे, उसमें कोगुलेंट मिले होंगे, और जो कोगुलेंट जो होंगे वो हमारी स्मूथ डेक या हम कह सकते हैं डर्टी लेयर से कंबाइन होकर हमारे फिल्टर मीडिया को या सैंड मीडिया को और गंदा कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो पानी लाते हैं वो किससे लाते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से लाते हैं। अब तो दोस्तों हमने सब पढ़ लिया। बात ये स्लो सैंड फिल्टर्स। दोस्तों ये स्लो सैंड फिल्टर है, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है हमारा 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों ये बहुत रेट जो है ये हमारा बहुत कम है। ये रेट जो है हमारा बहुत कम है। अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले से कंपेयर करें तो रैपिड सैंड फिल्टर से 30 टाइम ज्यादा रेट से हमारा पानी फिल्टर करता है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा क्या है, ये पानी तो धीरे साफ कर रहा है, बट जो इसकी एफिशिएंसी होती है, जो हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हमारे पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उन्हें रिमूव करने की वो क्या होती है दोस्तों, वो 98 to 99% होती है। यानी अगर आपने पानी को अपने स्लो सैंड फिल्टर से निकाला है तो
एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका पानी बिल्कुल साफ हो जाने वाला है, आपको इसके बाद डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर से ही पानी सिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। हम यूज किसको करते हैं? रैपिड सैंड फिल्टर को, जिसके बारे में अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो स्लो सैंड फिल्टर है, हम उन्हें और इसलिए क्यों नहीं यूज करते कि इनका एरिया जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इन्हें बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है, किसके लिए? सेटअप करने के लिए। दोस्तों अगर आपको एक फिल्टर बेड लगाना है तो समझ लीजिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा। आपको लगभग 100 से 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए रहेगा। 100 से 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए रहेगा स्लो सैंड फिल्टर्स को लगाने में। और दोस्तों और वो क्या होता है, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बहुत स्लो होती है, तो इसलिए हम इसके क्या यूज करने वाले हैं? रैपिड सैंड फिल्टर, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब दोस्तों जितना भी हमने स्लो सैंड फिल्टर्स के बारे में यहां पढ़ा या हम साइड में लिखते हुए चले गए, हम उसे एक साथ एक फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। क्यों? ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्जाम में, ठीक? तो हम वन बाय वन हर चीज को नोट करने वाले हैं एक फॉर्मेट में, ठीक है? तो दोस्तों ये है हमारे स्लो सैंड फिल्टर्स के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा। दोस्तों इसमें क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हम अपने फिल्ट्रेशन टैंक में पानी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक से। और दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक भी हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, या हम कह सकते हैं इसे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने एरिया ऑफ टैंक क्या होता है। दोस्तों एरिया जो होता है हमारे टैंक का वो कितना होने वाला है? 100 से 2000 मीटर स्क्वायर, और हाइट होने वाली टैंक की 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर। दोस्तों ये चीज हमारी किसमें? रैपिड सैंड फिल्टर में बहुत कम होती है, इसलिए हम रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की जगह। दोस्तों अभी हम स्लो सैंड फिल्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक? अब दोस्तों उसके बाद क्या थी, हमने पढ़ा था कि जो हमारा फिल्टर मीडिया होता है, वो फिल्टर मीडिया में हमारा पहला जो लेयर होती है सैंड लेयर होती है, दूसरी होती है ग्रेवल लेयर। तो सैंड लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 90 से 110 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो ग्रेवल की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? उसकी थिकनेस होती है हमारी 60 to 80 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उसके बाद पढ़ा था हमने इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। जो हमारे पार्टिकल का इफेक्टिव साइज होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 0.2 से 0.4 mm। और दोस्तों इसका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटी यानी CU, दोस्तों अभी आपने नहीं पढ़ा, आप जियोटेक में पढ़ेंगे, जो कि इक्वल होता है हमारा D60/D10 के। ये हमारा इक्वल किसके होता है? 1.8 से 2.5 तक। अब दोस्तों बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। दोस्तों इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक? अब दोस्तों इसके एफिशिएंसी की बात करें तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है एफिशिएंसी की मामले में। तो इसकी एफिशिएंसी है 98 से 99%, ठीक? अब ये तो हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग और उसकी थिकनेस सैंड की लेयर की और उसके साफ करने का तरीका। अब बात करते हैं किसके बारे में? क्लीनिंग के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की क्लीनिंग की। तो दोस्तों पहली बात हम क्लीनिंग कब करेंगे? जब हमारा हेड लॉस HL, ये हमारा फिल्टर हेड, ये किसके इक्वल हो जाए? ये हमारा इक्वल हो जाए 0.7 या 0.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ सैंड लेयर। सैंड की लेयर के 0.7 to 0.8 टाइम्स थिकनेस हो जाए, तब हम क्या करेंगे? जब हम क्लीनिंग करेंगे। अब दोस्तों बात करें क्लीनिंग की रेट की, रेट ऑफ क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग को कितने टाइम बाद करेंगे? तो हर 1 से 3 महीने में हम हर 1 से 3 महीने में क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। और दोस्तों जो क्लीनिंग जो होती है उसमें क्या हम करते हैं? 15 से 30 सेंटीमीटर की 15 से 30 सेंटीमीटर थिकनेस वाली सैंड को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं अपने सैंड की लेयर से। अब दोस्तों जो क्लीनिंग जो होती है वो कितने घंटों में हो पाती है? भाई 24 से 48 घंटे। मीन कि जो हमारा फिल्टर है वो कितने टाइम बाद फिर से तैयार हो जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए? 24 से 48 घंटे में हमारा फिल्टर दोबारा तैयार हो जाता है काम करने के लिए, फिल्टर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक दोस्तों? तो ये था हमारा कंप्लीट स्लो सैंड फिल्टर। और उसके हमने पहले क्या सीखा? हमने कंस्ट्रक्शन सीखा, फिर उसके हमने वर्किंग सीखी, फिर उसके बाद हमने कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिनके ऊपर हमारे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या रैपिड सैंड फिल्टर्स। दोस्तों अब आता है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स। दोस्तों रैपिड सैंड फिल्टर्स में आपको फिर से पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम वर्किंग पढ़ने वाले हैं, फिर उनके बाद हम कुछ मेजर या कह सकते हैं मेन पॉइंट्स लिखेंगे जिनके ऊपर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले इसमें जो हमने अपना स्लो स्टैंड फिल्टर्स देखा था उसमें हमारे कितने हमारे वो हुआ करते थे वेल्व, दो हुआ करते थे, एक इनफ्लुएंट वेल्व और एक एफ्लुएंट वेल्व, यानी एक जिसमें से पानी आ रहा था जिसमें से पानी जा रहा था। बट यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ हमारी 4 वाल्व्स लगे होते हैं। ये दोस्तों मान लीजिए क्या है, सॉरी दोस्तों 6 वाल्व्स लगे होते हैं। ये सेकेंड वाल्व, ये थर्ड वाल्व, ये फोर्थ वाल्व, ये फिफ्थ वाल्व और ये 6th वाल्व। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पानी यहाँ से इनलेट चैम्बर में से आएगा। और दोस्तों ये पानी हमारा कहाँ से आता है, कोगुलेशन टैंक से, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टैंक, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टैंक से। और जबकि हमने स्लो स्टैंड फिल्टर्स में देखा था पानी हमारा कहाँ से आता था, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से। तो यहाँ से हमारा पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी आ रहा हमारा है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टैंक से। अब दोस्तों क्या होगा, ये पानी हमारा इनलेट चैम्बर। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा वाल्व 1 ओपन होगा। सबसे पहले हमारा वाल्व 1 ओपन, यहां से पानी आएगा अंदर, इस तरीके से इसमें हमारा पानी आ गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं अगली हमें मिलेगी सैंड लेयर, फिर हमें मिलेगा क्या, ग्रेवल की लेयर। ये दोस्तों ये क्या है, ये हमारी ड्रेन होने वाली है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बैक वॉशिंग होती है, वो अभी हम समझने वाले हैं बैक वॉशिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पानी आया, फिर वही जो हमारी 4 प्रोसेस हमने बताई थी फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ होने वाली है, बट हमारी स्मूथ डेक यहाँ नहीं बनेगी। अब दोस्तों क्या होगा, पानी हमारा इस तरीके से आएगा, पानी इधर आ गया हमारा किसमें, ड्रेन में। दोस्तों यहाँ पानी के लिए 2 रास्ते होंगे, एक ऊपर वॉश वाटर स्टोरेज के लिए और एक फिल्टर वाटर के लिए। दोस्तों क्या होगा, ये वाल्व तो हमारा बंद रहेगा, यहाँ पहले से पानी स्टोर होगा हमारा, यहाँ पहले से पानी हमने स्टोर कर रखा है किसके लिए, वॉश वाटर स्टोरेज की, जो हम देखने वाले हैं कैसे यूज होने वाला है। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, पहले अब हमारा वाल्व 4 है वो ओपन हो जाएगा और हम फिल्टर वाटर अपना ले लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, अपना वाल्व 1 ओपन किया, इसमें पानी भरा, थोड़ा सा पानी फिल्टर हुआ, हमने क्या किया, अपने अपना वाल्व 4 भी खोल दिया। हमने ये 2 वाल्व खोल दिया और हमें फिल्टर वाटर मिल गया। अब दोस्तों क्या होगा, सेम उसी की तरह पानी मिलता रहेगा। दोस्तों ये मैं यहाँ पे साइज वाइज ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख रखा है और मैं मेन पॉइंट्स में भी लिखा दूंगा। मैं यहाँ जल्दी सिर्फ वर्किंग बताने वाला हूँ आपको और कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब दोस्तों वाल्व 1 वाल्व 4 ओपन, फिल्टर पानी मिलने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, अब एक ऐसा सीन आएगा हमारे पास कि यहां क्या हुआ, यहां हमारी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो गई। दोस्तों यहां क्या हुआ, यहां हमारी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो गई। अब यहां हम हेल्प लेंगे किसकी, हेड लॉस इंडिकेटर की। दोस्तों हेड लॉस इंडिकेटर क्या बताता है हमें कि हमें यहां बैक वॉशिंग कब करनी है। वहां बैक वॉशिंग नहीं था, वहां क्या था, हमें फिल्टर साफ करना होता तो हम क्या करते, ऊपर की लेयर को ही हटा देते थे, इतनी लेयर को हटा देते। और यहाँ साफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ साफ करने के लिए हम करेंगे बैक वॉशिंग। दोस्तों हेड लॉस इंडिकेटर हमें बताएगा हमें पानी कब साफ करना है। वही कंडीशन है 0.7 to 0.8 टाइम जब हमारा हेड लॉस हो जाएगा, जब हम समझ जाएंगे हमें क्या करनी है, अब हमें हमारी फिल्टर को साफ करना है, यानी अपनी सैंड की लेयर को साफ करना है। ठीक दोस्तों, वाल्व 1 वाल्व 4 ओपन, पानी मिल रहा था। अब देखा हमने कि पानी गंदा आने लगा है या पानी कम स्पीड से आ रहा है, पानी यहाँ ऊपर इकट्ठा होने लगा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वाल्व को बंद कर देंगे। 1 और 4 बंद कर दिया। अब दोस्तों अपने फिल्टर को साफ करने के लिए, क्या करेंगे हम, अब हम अपने फिल्टर को साफ करने के लिए बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग क्या होती है दोस्तों, हम अपने चौथा ये है, वाल्व बंद कर रखे होते हैं और यहां से वॉश वाटर कटर से पानी मारते हैं उल्टा, पानी जाता है हमारा ऊपर इस तरीके से और गंदगी को ऊपर लेते हुए यहां से निकल जाता है। ये होता है हमारा बैक वॉशिंग। अब बैक वॉशिंग का प्रोसेस समझते हैं पानी साफ करने की। दोस्तों फिर बता रहा हूं मैं आपको, सैंड ग्रेवल की थिकनेस वगैरह कुछ नहीं बता रही, हमने पहले ही पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम है, बस इनकी वैल्यूज अलग हो जाती है जो हम लिख लेंगे। हम यहाँ क्या बात करें, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पानी हमारा गंदा हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाली लेयर को साफ करना पड़ेगा। ऊपर वाली लेयर को साफ करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं बैक वॉशिंग। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बैक वॉशिंग। और दोस्तों इसमें जो पानी आता है ना हमारा, इस फिल्ट्रेशन टैंक में जो पानी आएगा वो उसका फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। और जब हम बैक वॉशिंग करेंगे तो उसका फ्लो क्या होता है, उसका फ्लो होता है हमारा लैमिनार। सॉरी दोस्तों उल्टा बोल गया मैं, जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे पानी का तो उसका फ्लो जो होता है, उसका फ्लो होता है हमारा लैमिनार। और बैक वॉशिंग का फ्लो क्या होता है, बैक वॉशिंग का फ्लो होता है हमारा टर्बुलेंट। ठीक, अब दोस्तों बैक वॉशिंग का सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, पानी तो अभी हमारा गंदा हो गया, ऊपर की लेयर पानी आ नहीं रहा, साफ करना है, तो 1 और 4 वाल्व, पहले और चौथे वाल्व क्या कर दिया, बंद कर दिए गए। अब हम खोलेंगे अपना वाल्व 5th, ये 5वां वाल्व है, ये ओपन करेंगे। इसमें क्या दोस्तों, ये हमारा एयर कंप्रेसर, यानी इसमें हवा भरी रहती है।
जो हमारे ग्रेवल्स और सैंड की लेयर ब्लॉक हो गई होंगी, जो हमारे ग्रेवल और सैंड की लेयर है, हम कह सकते हैं वॉइड्स ब्लॉक होंगे, हम क्या करेंगे उन पे एयर कंप्रेशन यानी एयर का प्रभाव बहुत जोश डालेंगे, एयर इन पे मारेंगे एयरेशन से। हो सकता है इनमें डिसॉल्व गैस कुछ हमारे वॉइड्स में अटक गई हो, तो हम क्या करेंगे एयर कंप्रेसर की हेल्प से उन डिसॉल्व गैस को, और हम कह सकते हैं इनमें वॉइड्स का रास्ता खोलेंगे कि जिससे हमारा पानी ऊपर जा सके। तो हमने क्या किया, हमने एयर कंप्रेसर की हेल्प से हवा मारी किसमें, ग्रेवल्स में और सैंड में, जिससे जो डिसॉल्व गैस होंगी उसमें या इंप्योरिटीज होंगी वो ऊपर हो जाएंगी और ये हमारी जो वॉइड्स हैं ग्रेवल और सैंड के खुल जाएंगे। ठीक, ये हुआ एयर कंप्रेसर का काम। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम फिफ्थ वाले को वाल्व को भी बंद कर देंगे। अब आएगा हमारा कौन सा वाल्व, अब आएगा हमारा वाल्व 6। अब आएगा हमारा वाल्व 6। वाल्व 6 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक टैंक बना रखा होता है छोटा, जिसमें हमने क्या कर रखा है, जिसमें हमने वॉश वाटर स्टोर कर रखा है, यानी बैक वॉशिंग के लिए जो पानी हमारे फिल्टर को साफ करेगा, हमने उस पानी को यहाँ स्टोर कर रखा होता है इस वॉश वाटर स्टोरेज में। अब दोस्तों हमने क्या किया, वाल्व 6 खोल दिया है। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पानी हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ये पानी क्या है दोस्तों, यहाँ से फिल्टर वाटर बंद है, ये 3 वाला भी बंद है, वाल्व 2 वाला भी बंद है अभी। तो क्या होगा, पानी का प्रेशर जो होगा दोस्तों ऊपर की साइड होगा, पानी हमारा क्या करेगा ऊपर की साइड प्रेशर लगाएगा। तो जो हमारी इंप्योरिटीज होंगी ग्रेवल्स और सैंड की लेयर में, वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो भी ऊपर तक जाने लगेंगी। तो हम कह सकते हैं ये जो लेयर यहाँ थी वो लेयर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये यहाँ हो जाएगी। यानी जो हमारे पानी की अंदर की गंदगी हुई है, सैंड की लेयर या ग्रेवल की लेयर के अंदर की गंदगी होगी, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी ऊपर पहुंच जाने वाली। दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ जो हम सैंड की इफेक्टिव साइज रखते हैं वो बड़ा रखते हैं, इस वजह से इंप्योरिटी थोड़ी अंदर तक आ सकती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से बैक वॉशिंग से पानी मारा, अब ये लेयर क्या होगा, गंदगी ऊपर चली गई। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ वाल्व 2 खोल देंगे। अब क्या किया हमने, वाल्व 2 खोल दिया है। जब दोस्तों हम वाल्व 2 खोलेंगे तो ये सारी गंदगी और जो पानी इसमें इकट्ठा हुआ था गंदा पानी, वो सारा इसमें होते हुए वाल्व 2 से होते हुए हमारा किस में जाएगा, वॉश वाटर गटर में। तो उससे वॉश वाटर गटर क्या होता है, हमने बैक वॉशिंग के लिए गटर बनाया होता है, जितना भी पानी बैक वॉशिंग के लिए आता है वो हम वाल्व 2 में ओपन करते, वो वाल्व 2 से होते हुए वॉश वाटर गटर में ले आते हैं। ठीक, तो वाल्व 2 ओपन किया, वॉश वाटर गटर में आ गया। अब दोस्तों क्या होगा, हमें लगा कि भाई अब तो हमारा पानी साफ हो गया है। दोस्तों इस फिल्टर को साफ करने में हमें कितना टाइम लगता है, मात्र 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हमारा फिल्टर साफ हो जाता है और हम दोबारा अपना फिल्टर लगाकर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, पानी का नहीं काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट में बैक वॉशिंग वगैरह होगी और ये पानी हमारा किस में आ जाएगा, वॉश वाटर गटर में। और वही दोस्तों फ्लोरोसेंट फिल्टर की बात करें तो वहां साफ करने में कितना टाइम लगता था, 24 से 48 घंटे। 24 से 48 घंटे में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन यहाँ 15 से 20 मिनट में काम करते हैं दोबारा स्टार्ट। ठीक, तो हमने क्या किया, 15 से 20 मिनट बैक वॉशिंग के बाद हमारा ये क्या होगा दोस्तों, हमारा पानी वॉश वाटर गटर में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, वाल्व 2 को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया, जो हमारा वाल्व 2 है इसे हमने क्या कर दिया, बंद। अब हमारा वाल्व 2 बंद हो गया। अब फिर दोस्तों क्या करेंगे, अब हम फिर से अपना वाल्व 1 ओपन कर देंगे। दोस्तों बता दूं, जो बैक वॉशिंग करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं, वो हर 24 से 48 घंटे में करते हैं, यानी कि हर 24 घंटे बाद आपको बैक वॉशिंग करनी पड़ती है। किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। और 15 से 20 मिनट करनी पड़ती है, जिसका ना पानी जो हमारा फिल्टर है वो साफ हो जाता है। दोस्तों हमने क्या किया, वाल्व 2 ओपन कर दिया, वाल्व 2 ओपन किया, पानी इसमें आया, वाल्व 2 क्लोज। अब वाल्व 2 क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम फिर से वाल्व 1 ओपन करेंगे। वाल्व 5 यूज किया, बंद कर दिया, वाल्व 6 यूज किया, बंद कर दिया, वाल्व 2 यूज किया, बंद कर दिया। अब हम यूज करेंगे दोबारा किसका, वाल्व 1 का। यार नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम दोबारा यूज करेंगे किसका, वाल्व 1 का यूज करेंगे। हम पानी चलाएंगे, पानी दोस्तों इसमें इकट्ठा होगा, फिर से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पहले तो हमने 1 के साथ 4 ओपन कर दिया था, अब यहाँ 4 नहीं, 4 से पहले क्या करेंगे, 3 ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 वाल्व ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मेन ड्रेन है और ड्रेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, वाल्व 3 में, वाल्व 4 में। इसमें फिल्टर वाटर में पानी जाता है, इसमें वॉश वाटर गटर में पानी जाता है। दोस्तों क्या होगा कि इसमें हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज अब भी बची हो, तो हम क्या करेंगे, अपने पानी को अभी फिल्टर वाटर में नहीं ऐड करेंगे, इसे वॉश वाटर में ले जाएंगे। क्यों, यहाँ से पानी हमारा साफ होता हुआ आएगा, हो सकता है कुछ गंदगी अब भी रह गई उस सैंड पार्टिकल्स में, ग्रेवल पार्टिकल में, तो वो हमारी गंदगी क्या होगी, वो दोस्तों हमारी गंदगी नीचे आ जाती है और हम उस पानी को किस में ले जाते हैं, वॉश वाटर गटर में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वाल्व 3 को बंद कर देते हैं, वाल्व 1 ओपन रहेगा, वाल्व 3 को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद हम चालू कर देते हैं अपना वाल्व 4 और पानी जो है वो फिर से फिल्टर वाटर में आने लगता है। दोस्तों 4 दिख नहीं रहा,
3 के बाद क्या करेंगे, 3 बंद कर देंगे, 3 के बाद हम फिर चालू कर देंगे अपना वॉल्व 4, यानी कि फिर से पानी अपना फिल्टर वाटर में ले आने लगते हैं, यानी फिल्ट्रेशन टैंक में फिर से अपना दोस्तों फिल्टर वाटर यानी किसी डिसइंफेक्शन के लिए होने जा रहा होगा उसमें हम अपने पानी को लेते जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पूरा किसका वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन किसका, रैपिड सैंड फिल्टर्स का। अब दोस्तों जैसे हमने स्लो सैंड फिल्टर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, अब हम रैपिड सैंड फिल्टर्स में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने रैपिड सैंड फिल्टर्स में पढ़े हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पानी आता है वो किस में से आता है, याद रखिए दोस्तों, वो हमारा कोगुलेशन टैंक में आता है, यानी कि जो पानी होता है वो हमारा कोगुलेटेड और फ्लोकुलेटेड वाटर होता है। अब बात करें टैंक के एरिया की, तो टैंक का एरिया कितना होता है, 10 से 80 मीटर स्क्वायर। वहीं बात करें स्लो सैंड फिल्टर की, वहां कितना था, वहां था ये हमारा 100 से 2000 मीटर स्क्वायर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे रैपिड सैंड फिल्टर को एरिया बहुत कम चाहिए। अब बात करते हैं हाइट ऑफ टैंक 2.5 से 3 मीटर जो कि सेम है। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ सैंड लेयर, यहाँ 60 से 90 सेंटीमीटर चाहिए है, और वहां कितनी चाहिए थी, वहां चाहिए थी 90 से 110 सेंटीमीटर। और ग्रेवल की लेयर 60 से 80 सेंटीमीटर, तो दोनों में लगभग सेम रहती है तो ग्रेवल की लेयर। अब दोस्तों इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या है रैपिड सैंड फिल्टर में, 0.35 से 0.5 mm। दोस्तों इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है ना दोस्तों, ये हमारी सैंड लेयर का होता है। दोनों ही केसेस में जो हमारा इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल होता है किसका होता है, सैंड की लेयर का इफेक्टिव साइज होता है। अब आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CU से, जो हमारा इक्वल होता है D60/D10, जो कि इक्वल होता है 1.2 से 1.8 तक। अब बात करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। दोस्तों रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो रैपिड सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है हमारा 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। और वही बात करें स्लो सैंड फिल्टर की, तो वहां कितना था, 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी हमारा जो इसका फिल्ट्रेशन है वो उससे 30 टाइम्स ज्यादा है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा 30 टाइम्स ज्यादा है किससे, स्लो सैंड फिल्टर से। तो इसलिए कह सकते हैं इसके नाम से अकॉर्डिंग इसका नाम इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से इसका नाम पड़ा है रैपिड सैंड फिल्टर्स। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्ट्रेशन का जो फ्लो होता है, जो पानी हमारा फिल्ट्रेशन के लिए फ्लो करके जाता है इस तरीके से, उसका फ्लो क्या दोस्तों, उसका फ्लो होता है हमारा लैमिनार। याद रखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिल्ट्रेशन फ्लो इज लैमिनार। आपको SSC JEE या गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है इस पे कि जो हमारा फिल्ट्रेशन का फ्लो होता है रैपिड सैंड फिल्टर में वो कौन सा होता है दोस्तों, होता है हमारा लैमिनार फ्लो। अब दोस्तों इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी हमारा 70 से 75% होती है, जो कि बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में। बट दोस्तों इसके बाद हम डिसइंफेक्शन भी करते हैं, तो इसलिए एफिशिएंसी यहाँ इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि इसके बाद हमारी और भी प्रोसेस होने वाली है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें पानी बहुत जल्दी जल्दी पहुँचाना होता है, इसलिए हमारा रैपिड सैंड फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो ही दोस्तों उसकी वर्किंग और उसका काम करने का तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं बैक वॉशिंग के लिए काम करने का तरीका क्या है। अब आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स बैक वॉशिंग पर। दोस्तों अब आती है हमारी क्लीनिंग किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर्स की। दोस्तों सबसे पहली बात क्लीनिंग हम कब करेंगे, जो हमारा हेड लॉस किसके इक्वल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी जो पानी है हमारा वो अगर हमारी सैंड लेयर के ऊपर 60 सेंटीमीटर तक पानी रुका हुआ है जब हम क्लीनिंग करेंगे। दोस्तों हम क्लीनिंग के लिए क्या कर रहे थे स्लो सैंड फिल्टर्स में, हम ऊपर से 15 से 30 सेंटीमीटर की जो हमारी सैंड थी उसे हम हटा देते थे, सैंड की लेयर को 15 से 30 सेंटीमीटर की। बट यहाँ हम क्या करेंगे, बैक वॉशिंग करेंगे। ठीक, बैक वॉशिंग करेंगे। और दोस्तों जो बैक वॉशिंग का फ्लो होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। बैक वॉशिंग का फ्लो क्या होगा दोस्तों, टर्बुलेंट होगा, यानी पानी हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। याद रखिए फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दोस्तों जब हम स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहे थे, जब हम अपने क्लीनिंग के लिए कितना पानी यूज कर सकते थे, 0.2 से 0.8%, 0.2 से 0.8% हम वाटर यूज करते थे क्लीनिंग के लिए। बट यहाँ हम 2 से 5%, 2 to 5% ऑफ फिल्टर वाटर जितना हमने पानी फिल्टर किया है यूज करते हैं किसके लिए, बैक वॉशिंग के लिए। अब दोस्तों आता है रेट ऑफ क्लीनिंग। रेट ऑफ क्लीनिंग मीन्स कि हम कितने टाइम बाद क्लीनिंग करते हैं, यानी कितने टाइम बाद बैक वॉशिंग करेंगे। तो हर 24 से 48 घंटों में 24 to 48 आवर्स के बाद हम बैक वॉशिंग करते हैं या क्लीनिंग कर सकते हैं हम कहते हैं। अब दोस्तों रेट ऑफ बैक वॉशिंग मीन्स कि हमारे पानी की वेलोसिटी क्या होने वाली है जब हम बैक वॉशिंग करेंगे, तो हमारे पानी की वेलोसिटी क्या होने वाली है बैक वॉशिंग के दौरान। तो ये कितनी होने वाली है, 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट। पर दोस्तों हम इसे कितना लेते हैं, 45 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पानी की वेलोसिटी है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। दोस्तों
टाइम, क्लीनिंग में टाइम कितना लगता है, हम कह सकते हैं बैक वॉशिंग में टाइम कितना लगता है, 15 से 20 मिनट। बस दोस्तों हम इसे जनरली कितना ले लेते हैं, 15 मिनट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, 15 मिनट टिक करेंगे। ठीक, कितना टाइम, क्लीनिंग में टाइम कितना लगता है रैपिड साइड फिल्टर के, 15 मिनट। और वही बात करें हम रैपिड साइड फिल्टर्स में, सॉरी दोस्तों स्लो साइड फिल्टर में, वहां लगते थे हमारे 24 से 48 घंटे। अगर आपको 24 से 48 घंटे सिर्फ क्लीनिंग में लग रहे हैं, यानी 2 दिन आपका काम बंद रहेगा पानी के, तो हम कह सकते हैं रैपिड साइड फिल्टर्स के जो हैं फायदे ज्यादा हैं, बस इसका नुकसान एक ही था कि इसकी एफिशिएंसी कम थी। बट उसे ओवरकम करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, हम आगे और ट्रीटमेंट करने वाले हैं पानी का, जिसमें से एक होने वाला है हमारा क्लोरिनेशन, डिसइंफेक्शन। तो आगे हम और प्रोसेस करने वाले हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हमारी जो कमी है रैपिड साइड फिल्टर की वो ओवरकम हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम रैपिड साइड फिल्टर्स का यूज ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू स्लो साइड फिल्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रैपिड साइड फिल्टर कंप्लीट हो गया है, बट इसमें अभी हमारा थोड़ा सा पार्ट बाकी है। जैसे कि एक पार्ट होने वाला है प्रॉब्लम्स। जब हम फिल्टर यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, और जनरली प्रॉब्लम आती है वो हमारी किस में आती है, रैपिड साइड फिल्टर में आती हैं। और दोस्तों कुछ इसके फॉर्मूले भी होने वाले हैं अभी हमारे रैपिड साइड फिल्टर के, जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, वो भी हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर फिल्टर्स भी पढ़ेंगे, वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे, एक टेबल दे देंगे हम आपको रैपिड साइड और स्लो साइड फिल्टर की, जिसमें दोनों का कंपैरिजन लिखा हुआ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, तो हम अगली वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।